वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। मेरा नाम विकास है। मैं आप लोगों को आज नीट में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 12th में जो बायोलॉजी के चैप्टर है, हम लोग उसको कुछ चैप्टर शुरू करेंगे। तो पहला चैप्टर जो आपका है वो आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। आप लोग हम हो सकता है आप थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, है ना, तो लेकिन फिर भी हम लोग उसको रिपीट करेंगे, कोई इसमें ऐसी वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, है ना। बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं। देखिए हम लोग आज का जो लेक्चर होगा बायोलॉजी का, ये किसके रिगार्डिंग होगा? नीट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखिए जो पहला चैप्टर है हम लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी का पहला जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा आज समझेंगे। अब उसमें अगर हम लोग बात करें तो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अच्छा इसके पहले ना एक चैप्टर और था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसको ना अब यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन हम लोग उसमें जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था उसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। क्योंकि बात यह है कि जो ये चैप्टर हम लोग आगे मिलेगा, चाहे आप समझ लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो या रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स हो, सब में इसका जो पहले चैप्टर रिमूव हुआ है ना उसके कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ आते हैं इसमें। तो हम बस उसको थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे, तो जिससे ये हमको आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों को उससे कैसे इसको कनेक्ट करके समझना है। बात समझ गए? तो अब इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसीलिए हम लोग जो उसमें बेसिक बात है उसको इसी बेसिक बारे में समझ जाएंगे थोड़ा सा। तब इसको जब कनेक्ट करेंगे ना तो अच्छे से चीज़ें हमारे दिमाग में आएगी। क्योंकि ये जो आगे हम लोग चैप्टर मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में, उसमें भी उसका बेसिक मिलेगा, है ना। तो वो बात हम लोग समझे रहेंगे तो अच्छे से बातें क्लियर होगी। तो चलिए हम थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड पे जाते हैं। जो पिछला वाला चैप्टर था, एक्चुअली पिछला वाला चैप्टर ये है कि देखिए जितने भी इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं सब की अपनी अपनी एक होती है, सबकी अपनी अपनी होती है लाइफ स्पैन। इसका थोड़ा नीट से नाता कम है, लेकिन ये कि बात समझने के लिए है ना। उस सब की अपनी अपनी एक होती है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है? अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेके जो उसकी नेचुरल डेथ होगी, नेचुरल डेथ, इसके बीच का जो टाइम है इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, अब देखिए तो इसका मतलब यह है कि सभी ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन अपना होता है। जैसे हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो होता है वो लगभग 70 या WHO इसको मानता यह है कि अब 72 ईयर है लगभग, है ना। 72 साल बाद ये अपने आप इन ख़त्म हो जाएंगे। तो ख़त्म हो जाएंगे तो इसका मतलब यह होगा कि इनका लाइफ पूरी ख़त्म हो जाएगी। बस समझ आई? तो इसको हमको बचाने के लिए कि हम जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन हमेशा रहे, मतलब उसका अस्तित्व बना रहे, इसके लिए ये लोग क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। है ना। अब रिप्रोडक्शन करते हैं, इसका मतलब अपने समान संतान क्या करेंगे? उत्पन्न करेंगे। इसी को तो हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बात समझ आई? तो अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है, अगर हम लोग बात करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है। अगर हम जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप से हुआ करता है। कौन कौन सा? हाँ, एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ये होता है यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, अपने समान संतान उत्पन्न करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें बाई पेरेंटल होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल फीमेल, उनके गैमीट बनेंगे, उनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, नए बच्चे वो बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक आज वाला यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसके ना ऐसे कई हम लोग इवेंट्स में उसको कैटेगराइज करते हैं। वो इवेंट्स को थोड़ा समझना है, क्योंकि वो इवेंट्स जहाँ जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा सब में क्या होगा, कॉमन होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, और एनिमल में चाहे जो एनिमल हो, और प्लांट में चाहे जो भी प्लांट हो। बात समझ में? तो अब देखिए, तो हम लोग जो उसके जो इवेंट्स होंगे तो उसको हम लोग ऐसे कैटेगराइज कर देंगे कि एक होगा, पहला जो होगा वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। और दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बात समझ आ गई? ये तीन इवेंट्स हैं। कौन कौन? अगर हम लोग बात करें किसमें, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीन इवेंट्स होने हैं। पहला होगा प्री फर्टिलाइजेशन, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, फिर होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब ये जो इवेंट्स हैं, चाहे ये एनिमल हो चाहे प्लांट हो, और एनिमल चाहे जौन सा एनिमल हो या कोई और जो भी प्लांट हो, सब में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये जो पहला वाला इवेंट्स है, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें क्या क्या होगा, आइडिया कुछ है आपको? कुछ आइडिया बताइए थोड़ा सा, कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा इवेंट्स में। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में हम पहले ये मानेंगे ना कि इसमें दो इवेंट्स होते हैं, मतलब इसमें दो इसके टाइप हैं। जैसे हम लोग ये समझें कि पहला वाला जो होता है, अब जो पहला वाला इवेंट्स होगा इसका मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ, इसको यहाँ नीचे थोड़ा लिखते हैं, इससे समझ में आएगा। पहला होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, है ना। और हम लोग बात करते हैं दूसरे इवेंट से इसमें, तो इसमें दूसरा जो इवेंट होगा ट्रांसफर ऑफ गैमीट, है ना। इसमें दो टाइप की कैटेगरी होंगे, एक होगा पहला फॉर्मेशन ऑफ, ये वाला फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और दूसरा होगा ट्रांसफर ऑफ गैमीट। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ गैमीट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पक्का गैमीट तो बनेगा ही, ठीक बात है। और गैमीट बनने के बाद ये गैमीट को ट्रांसफ़र भी होना चाहिए एक स्थान से, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों को पास पास जाना चाहिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोग ये भी जानते हैं कि ये दोनों अलग अलग पेरेंट्स में बनेंगे, है ना, मेल अलग फीमेल अलग, तो अलग अलग बनेंगे तो मिलना भी चाहिए। तो पहला इसमें हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, बात समझ आ गई। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ गैमीट जो होता है, अगर हम लोग इसके बात करें तो इसके प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है इसके प्रोसेस हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, है ना। जो गैमीट बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, यानी पहला प्रोसेस क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस का। ठीक है, अब देखिए जो गैमीटोजेनेसिस में अगर हम लोग बात करेंगे तो चाहे मेल हो और फीमेल दोनों में गैमीट का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो अगर हम लोग मेल की बात करेंगे और फिर इधर फीमेल की बात करेंगे,
है ना। तो देखिए मेल में हम लोग ह्यूमन बात करें तो ह्यूमन के मेल गैमेट बोलते हैं स्पर्म, है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर मेल में गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब फीमेल गैमेट को बताइए क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवम, है ना। तो इसको जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा oogenesis, ठीक है। तो ये हो गया दो, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक बात है। अब देखिए तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अच्छा ये जो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस लिखे हैं ये लिखे हैं ह्यूमन की बात। अगर मान लो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इस मेल गैमेट को कुछ दूसरा नाम बोलते होंगे तो बस वो नाम जोड़ के जेनेसिस जोड़ना होगा, है ना। बस एक एग्जाम्पल दिया, नहीं तो कॉमन वर्ड तो क्या रहेगा? गैमेटोजेनेसिस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और अगर हम लोग बात करेंगे अब दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमेट का, तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले जो गैमेट का ट्रांसफर होता है, जैसे हम लोग उसको इंसेमिनेशन बोल सकते हैं ह्यूमन में, है ना। इंसेमिनेशन, है ना, यानी एनिमल्स में हम लोग यही बोल सकते हैं। और अगर प्लांट में इसकी बात करेंगे तो प्लांट में हम लोग इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ये बात आपको समझ में आ गई। पहला बात क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन में दो पार्ट होंगे, एक होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और दूसरा होगा ट्रांसफर ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को हम लोग बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। अब इसमें मेल में होगा तो बोला जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में क्या बोला जाएगा? oogenesis। बात समझ आ रही है। इसी तरह से दूसरा होगा इसका ट्रांसफर ऑफ गैमीट। अब इसमें अगर ट्रांसफर ऑफ गैमीट है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसेमिनेशन ह्यूमन में, और प्लांट में ये जो है ये प्लांट के केस में है तो इसमें क्या होगा? पॉलिनेशन। इतना बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद दूसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन का। तो जो अब ये जो दूसरा वाला इवेंट था ये आपका था फर्टिलाइजेशन, है ना। अब देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो ये गैमीट ट्रांसफर होके आ चुका है, पास में आ गया है। अब मान लीजिए हम इधर बना रहे हैं कि ये इधर एक है ये मेल गैमीट, है ना, और इधर क्या है? इधर है फीमेल गैमीट। अब ये दोनों का फ्यूजन होगा, है ना। तो जब फ्यूजन होगा तो यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा? जाइगोट। बस में आई। तो ये जो जाइगोट बन रहा है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को तो बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, है ना। तो मेल फीमेल दोनों पास में आ गए, गैमीट मतलब और फ्यूज हो गए, जो बना उसको बोला गया जाइगोट और वो उसको कहलाया फर्टिलाइजेशन। तो ये स्टेप हो गया दूसरा वाला। अब जानते हैं फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप का होता है, दो ढंग से होते हैं। कौन कौन से? देखिए जो फर्टिलाइजेशन होता है अगर हम लोग बात करें इसको तो ये एक जानते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल है ना, और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ कि आउटसाइड द मदर बॉडी, है ना। ये जो दोनों गैमीट है ये दोनों गैमीट कहीं बाहर, बाहर मतलब पानी में, ऐसे बाहर सड़कों पे नहीं, है ना। बाहर मतलब पानी में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में आप पढ़े होंगे 11th में भी था कि फर्टिलाइजेशन में वाटर की ज़रूरत पड़ती है, बिना वाटर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों रिलीज कर दिए गए पानी में। अब ये पानी में है, बाहर कहीं आपस में जब मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि एक किस में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आपको मालूम है? हाँ, किस ऑर्गेनिज्म में हो सकता है?
फ्रॉग जो फ्रॉग होता है ना, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो एनिमल्स मतलब ह्यूमन्स में तो इंटरनल है, बाकी और भी चीज़ें हैं, तो हम अभी फिलहाल यहाँ पे ह्यूमन लिख दे रहे हैं। और भी आप समझिए, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बात समझ आ गई। तो ये 2 स्टेप हो गया आपका, कौन कौन से देखिए यहाँ का, प्री फर्टिलाइजेशन के इतने सारे इवेंट्स, और फर्टिलाइजेशन के, और उसके बाद क्या आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखिए, यहाँ पे ये जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट से जब आगे डेवलपमेंट होएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। अब आप बताइए कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट जब आगे डेवलप होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो, यही तो बनेगा। अब इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ये एम्ब्रियो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, और जब ये एम्ब्रियो बड़ा होगा तो अंदर मतलब मैच्योर होगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये प्रोसेस जब एक बन जाएगा, ये बेबी मतलब जब डिलीवरी होने के पहले, है ना, तो इस प्रोसेस को, यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस को बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। या इसको हम लोग एक बात और बोल सकते हैं, जब जाइगोट बन जाता है तो उसको बोलते हैं, एक वर्ड है एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक बात है। तो ये हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस का, या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अब ध्यान दीजिए आप, ये जो हम लोग प्रोसेस पढ़े, पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जहाँ जहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे सब में हमको ये तीनों इवेंट से गुजरना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। चाहे प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे मतलब एनिमल में किसी भी एनिमल का हो, अगर सेक्सुअल होगा तो ये तीनों स्टेप फॉलो होएंगे। बात समझ आ गई। यही वाला उसमें था, इसके पहले भी था, तो इसलिए उसको हटा देंगे, लेकिन इसमें समझना इसको ज़रूरी है, इसलिए हमने डिस्कस कर दिया। बात समझ आ गई। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा, इतना बात आपको समझ आया है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आप अपने हिसाब से जो कुछ लिखना चाहते हैं वो तो लिख लिया करिए इसमें, ठीक। बाकी तो वो मिलेगा ही शायद, यहाँ वो दिया जाएगा, है ना, मॉड्यूल्स जो, ठीक है। तो अब इन प्रोसेस को हम लोग अब समझ गए हैं। अब हम लोग आएंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, हमारा देखो मेन टॉपिक ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये आज का मेन टॉपिक है हम लोग का, यही चैप्टर स्टार्टिंग होगा यहीं से, हम लोग अभी 12th वाले चैप्टर के बाद डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो एक बात ये समझना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं तो सेक्सुअल पार्ट होगा, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन होगा उसके। पहले तो इसका मतलब हम लोग पहले उसको समझेंगे कि वो ऑर्गन कहाँ पे है ना, वो क्या है, उसमें जो गैमीट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, यही सब तो समझना है। अच्छा, उसके पहले एक बात और समझना है कि किसी में सेक्सुअल ऑर्गन तभी मैच्योर होगा जब उसका एक एज हो जाएगा, है ना, जिसको हम लोग जुवेनाइल फेज या रिप्रोडक्टिव फेज, है ना, जैसे ह्यूमन बात करें तो प्यूबर्टी फेज बोलते हैं। तो वो जब एक स्टेज आएगा तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्टिव होगा। बात समझ आ गई। तो हम लोग अब ये समझेंगे उस एज में पहुंचने के बाद, जैसे प्लांट का भी फलने फूलने का एक एज होता है कि इतने दिन बाद ये फलेगा, है ना, तो इसी तरह से सबका अपना अपना एक रिप्रोडक्टिव फेज है। तो जब रिप्रोडक्टिव फेज में पहुँचे जाएगा तो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा जाएगा। अब उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट, अगर हम लोग बात करें कि इन प्लांट इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट प्लांट का कौन सा है, फ्लावर है ना, क्या है, फ्लावर।
फ्लावर में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है क्या है, फ्लावर। तो इससे पहले हम लोग फ्लावर को थोड़ा समझेंगे कि ये फ्लावर क्या होते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसमें जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहाँ पे है ना। जब उसको हम लोग समझ लेंगे तब उसके बाद उसके अंदर वो गैमीट जो बनते हैं वो कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसके बारे में हम लोग आइडिया लगाएंगे। बात समझ में आ रही थोड़ा बहुत। तो अब देखिए, तो हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ना शुरू करें। तो चलिए अब थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे एक ये फ्लावर का डायग्राम हमने ले आया है, पहले से ही रखे हैं। तो देखिए ये फ्लावर होता है। अच्छा, इसके पहले हम एक थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा तब कि हम लोग फ्लावर को ऐसे एक फ्लावर को लेकर इसको टीएस काट दें ऐसे बीच में, तो हमको उसको क्या क्या चीज़ मिलेगा, है ना। तो देखिए उसको हम लोग काटेंगे तो हमको पहला सबसे बीच में तो हम ये मान के चल रहे हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एक से थोड़ा और अच्छे से बना दें। दिखाई दे रहा है आपको ना क्लियर? ये इसके पार्ट कौन कौन होते हैं, आपको आइडिया है कितने पार्ट होते हैं फ्लावर में? हाँ, और हम्म, देखिए ये एक फ्लावर बना दिया, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन ये समझने के लिए बात ये समझना है ना सर। देखिए एक्चुअली जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। पहली बात तो ये समझिए। और जो इसके बाद ये ऊपर होता है इसको बोलते हैं पेटल। पहले जो ग्रीन का दिख रहा है थोड़ा सा, ये सेपल है, और ये वाला क्या है, पेटल है। और इसके बाद जो ये वाला पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें दो पार्ट हैं। देखिए एक ये ऊपर वाले को बोलते हैं एंथर, और ये नीचे वाले को बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के बोलते हैं स्टेमेन, है ना। और इसके बाद इसी तस्वीर वाला भी होगा, इधर वाला भी,
और ये वाला दिख रहा है, इसमें 3 पार्ट हैं। ये ऊपर वाले को बोलते हैं स्टिग्मा, और इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ, ये पूरा ये वाला बड़ा वाला, इसको बोलते हैं ओवरी, है ना। और इसको तीनों को मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं पिस्टिल, या दूसरा इसका नाम होता है कॉर्पेल, या पिस्टिल कहिए या इसको कहिए कॉर्पेल। बात समझ आ गई। अब देखिए सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ये है सेपल। अब देखिए यह एक सेपल ये है, इधर एक है। अगर इसी तरह सभी सेपल को मिला दिया जाएगा तो उसी से बनेगा कैलेक्स, है ना। मतलब कैलेक्स की यूनिट होगी सेपल। इसी तरह से ये वाला पेटल, ये वाला पेटल, इसमें और भी पेटल होंगे जो हम बनाए नहीं हैं। तो अगर इसको मिला दिया जाएगा तो ये कहलाएगा कोरोला। क्या कहलाएगा? कोरोला, है ना। अब देखिए ये कहलाएगा कोरोला, ठीक है। अब अगर ये जो स्टेमेन है यहाँ पे भी देखिए, एक इधर है, इधर भी है, और भी हो सकते हैं। अब इन स्टेमेन को सभी को मिलाया तो बनेगा क्या? बनेगा गायनोइसियम। क्या बनेगा? गायनोसियम, है ना। जो कि, और ये जो पिस्टिल है ये एक बनाए हम, और भी हो सकता है। अगर इसको मिला दिया जाएगा तो ये बनेगा, इसको यहाँ लिख देना है, ये बनेगा एंड्रोसियम। क्या बनेगा? एंड्रोसियम, है ना। तो चाहे कहिए कैलेक्स, करोला, अरे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ उल्टा लिख गया है, वेरी सॉरी, रुकिए। ये वाला होगा एंड्रोसियम, हाँ ये है ये है एंड्रोसियम, और ये वाला होगा, हाँ ये वाला होगा गायनोसियम, वेरी सॉरी, ये होगा गायनोइसियम, ठीक है। तो ये इस तरह से फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया पूरा। बात समझ आ गई। अब कोई पूछेगा कैलेक्स के यूनिट क्या बोलते हैं? सेपल। कोरोला का यूनिट क्या बोलते हैं? पेटल। एंड्रोसियम के यूनिट क्या बोलते हैं? स्टेमेन। इसमें कितने पार्ट हैं? एंथर और फिलामेंट। अच्छा इसमें भी एक बीच में और होता है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव, या इसी को बोलते हैं, बस कनेक्टिव बोलते हैं इसको। और तो ये इसके पार्ट होंगे। इसी तरह स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसको बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल, और ये सभी को मिलाकर क्या बन जाएगा? गायनोसियम। बात समझ गए। तो इसका मतलब हम लोग फ्लावर का जो वो था, यही प्रोसीजर था, ये फ्लावर है, इसको हम लोग समझे। इसमें इतने इतने पार्ट होते हैं, ऐसे ऐसे इसको हम लोग समझेंगे। अब देखिए छोटी जो ये लास्ट वाला पार्ट है सेपल, इसका रिप्रोडक्शन में कोई ज़्यादा रोल नहीं है। और जो पेटल है, पेटल का भी बहुत खास रोल नहीं, बस ये क्या करता है कि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो जो पेटल होते हैं ना, हमेशा कलरफुल होते हैं, है ना। या तो येलो कलर का होगा, या तो रेड कलर का होगा, या तो ब्लू कलर, बहुत सुंदर से। तो इन्हीं की वजह से तो जो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की ओर, तो इन्हीं की वजह से है। तो जो अगर फ्लावर बहुत अच्छा दिख रहा है तो किस वजह से दिखेगा? इन पेटल्स की वजह से। बस समझ आ गई। तो ये पेटल्स हो गया। और अब हम लोग बात करेंगे अगर एंड्रोसियम की, तो एंड्रोसियम मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसी तरह से गायनोसियम भी मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब मेन में ये वाला कौन होगा? मेल, है ना। और ये वाला क्या होगा? फीमेल। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब हमको इन दोनों से ज़्यादा मतलब नहीं है। अब हमको ये समझना है कि ये जो मेन पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये क्या होते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ होते हैं, कैसे बने जाते हैं, ये सारी चीज़ समझना है। बात समझ आ गई। तो ये फ्लावर के आउटलाइन डायग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने कुछ पहले से लिख के रखा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है ना। अगर हम लोग बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सूट। जो फ्लावर होता है, सूट मतलब तना, वो तने का मॉडिफिकेशन है ना। तने का मॉडिफिकेशन है जिसको हम लोग फ्लावर बोल सकते हैं।
और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना। अब यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ फ्लावर, वही बात है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम, है ना। ये फ्लावर बना है, इसमें तो आप समझ गए होंगे, ये पूरे जो हमने समझा दिया। ये जो रेड कलर का दिख रहा है सब क्या है? ये पेटल्स है ना। ये वाला क्या है? स्टेमेन है। ये जो बीच में है क्या है? पिस्टिल है ना। बात समझ आ गई। अब देखिए आगे थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है कैलेक्स, ठीक है। तो कैलेक्स जो होता है ये आउटर मोस्ट हॉर्ल है, मतलब सबसे बाहर का जो चक्कर है क्या कहलाएगा? कैलेक्स। अच्छा वो ना ग्रीन कलर का हुआ करता है ना। अब उसके बाद उसके यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेपल, ठीक बात है। अब जानते हैं जो सेपल होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर किसी फ्लावर का सेपल आपस में जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस कंडीशन बोलते हैं गैमोसेपलस। बात समझ आ गई। और अगर सेपल का जो सेपल है वो सब फ्री है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसेपलस। ये क्लास 11th के मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा गया था, बस यहाँ इतना थोड़ा सा याद दिलवा देंगे, ऐसे कंडीशन बन सकती है इसको। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसेपलस और इसको हम लोग बोलते हैं गैमोसेपलस। बात समझ में आ गई। अब दूसरा ये है, दूसरा है कोरोला। तो कोरोला सेकेंड हॉर्न है, जो पहला होगा कैलेक्स वाला, फिर जो दूसरा होगा वो क्या होगा? कोरोला। अब इसमें यूनिट की क्या बोलते हैं? पेटल, है ना। अब पेटल भी अगर यूनाइट होगा तो गैमोपेटलस, मतलब जुड़ा हुआ होगा, तो अगर फ्री होगा तो पॉलीपेटलस। समझ आ रहा है। अब देखिए इसके बाद हम लोग अब चलते हैं इसमें एंड्रोसियम में। तो एंड्रोसियम इसको क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या पार्ट है। इसका जो यूनिट होता है क्या होता है? स्टेमेन। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पूरा, ये क्या है? एंथर का पार्ट है ना। और इसके बीच में जो ये पार्ट है इसको कनेक्टिव बोलते हैं, है ना। और ये जो नीचे है इसको फिलामेंट बोलते हैं। इसको एक नाम और होता है, इसको स्टॉक भी बोलते हैं, स्टॉक, है ना। यही तो अटैच होता है नीचे फ्लावर से। अब ये कनेक्टिव के यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ये पैरेनकाइमेटस होते हैं। पैरेन को समझते हैं क्या होता है? ये टिश्यू है, जब हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में उसका प्लांट टिश्यू के बारे में, परमानेंट टिश्यू, मेस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, तो इसी में आया होगा क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा, वो है ना। तो ये वही पैरेनकाइमेटस है, तो मतलब जो कनेक्टिव होता है वो पैरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलके बने होते हैं। ये एक बार नीट में इसका क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए इसने हम लोग को इसने मेंशन कर दिया कि पैरेन, हाँ कुछ ऐसा आया रहा होगा। अच्छा, तो ये आज इसलिए समझ, तो कनेक्टिव क्या होता है? ये होता है पैरेनकाइमेटस। बात समझ आ गई। अब दूसरा देखिए, आगे चलते हैं। अब आया ये वाला गैनोसियम। अब ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें उनका होता है पिस्टिल या कॉर्पेल, है ना। और इसमें 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर ही लिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ समझेंगे कि हमको अब जो समझना है ना, दोनों मेल को और फीमेल को दोनों को अच्छे से समझना है। तो अच्छे से समझना मतलब पहला ये आएगा, जो पहला नंबर आएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, अर्थात एंड्रोसियम के बारे में हम लोग अब स्टडी करना शुरू करेंगे कि इसके अंदर घुस के पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं। बस में आ गई। तो देखिए ये जो सबसे ये ऊपर है एंथर, बीच में है ये कनेक्टिव और नीचे है ये फिलामेंट या इसको स्टार्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग पीछे ही पढ़ लिए। अब इसमें थोड़ा सा ये समझते हैं कि अगर ये जो एंथर होता है ना, इसको ऐसे बीच से आप काट दीजिए तो एक्चुअली इसमें ऐसे 4 लोब दिखेगा, एक ऐसे और ये होगा और एक इधर होगा, अच्छी तरह से 2 इसके पीछे होंगे जो कि दिखाई नहीं देगा ना ऐसे। तो मतलब ये अब 2 होगा तो अब दिखेगा तो है नहीं इसमें, क्योंकि ये 2D है, 3D देखना पड़ेगा। तो ये 2 इसके पीछे होंगे तो मतलब इसमें 4 लोब होते हैं। तो एक्चुअली अगर हम लोग इसको बीच से काटेंगे तो कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? एंड्रोसियम का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अब उसका डिटेल स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, वो कहाँ पर होता है। बस में आ गई। तो अगर हम लोग बात करें, देखो ये स्ट्रक्चर है ऐसा, है ना। अगर हम लोग इसको इसका टीएस काटेंगे, जैसे मान लो ये एंथर है, ऐसे इसको काट दिए
अब इसको काटने के बाद इसको ऐसे देखेंगे, तो ऐसे देखेंगे तो ये 4 ऐसे पार्ट इसमें दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें कि जो एंथर होता है वो होता है बाई लूप्ड। देखिए बाई लूप्ड का मतलब ये होता है कि ना कि एक तो ये वाला पूरा हो गया ऊपर वाला, और एक ये नीचे वाला हो गया, तो एक लूप ये एक लूप ये, इसको बोलते हैं बाई लूप्ड। अब एक्चुअली ये वाला ना मोस्ट कॉमन टाइप का है, मतलब सभी प्लांटों में लगभग बाई लूप्ड एंथर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए तो अगर इसमें एक लूप में 2 चेम्बर हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो देखिए इसमें टेक्नोलॉजी क्या निकल के आएगी कि जो एंथर होते हैं ये बाई लूप्ड होते हैं, तो लूप 1 में ए बी मतलब एक चेम्बर एक बी, और इसमें लूप सेकंड में ए बी एक इसमें एक इसमें, बस में आ गई। अब देखिए अगर इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाईथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट। डाई मतलब दो, दोनों लूप को बोलते हैं थीकस, डाईथीकस, टेट्रा मतलब 4, 1 2 3 4, तो डाईथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट इस टाइप का इसमें क्या है, ये एंथर है। तो अब ये जो एंथर होता है ये ना मोस्ट कॉमन है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये मतलब मोस्ट का मतलब ये हुआ कि ये सभी ऑर्गेनिज्म प्लांट में लगभग जो एंजियोस्पर्मिक होगा उसमें ये पाया जाएगा, है ना। और अच्छा एक बात और थोड़ा सा और बताना रह गया था कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी में होगा कि जिसमें फ्लावर होगा। अगर कोई प्लांट ऐसा जिसमें फ्लावर नहीं बन रहा है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा ही नहीं, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो होता है वो जानते हो किस में आता है, वो सब आते हैं एंजियोस्पर्मिक में। वो कौन होते हैं, एंजियोस्पर्म, है ना। जैसे होता है ना कि एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म ही फ्लावरिंग प्लांट है, बाकी फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक के बारे में, बस में आ गई। तो ये हो गया। अब देखिए एंथर अगर बाई लूप्ड होगा तो 2 लूप बनेंगे, इस कंडीशन में लोग क्या बोलेंगे, डाईथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, अब देखिए ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अगर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे भी एंथर है कि जिसमें 2 लूप ना हो के एक ही लूप होते हैं, मतलब लूप फर्स्ट और लूप सेकंड वाला एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। जैसे यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है पूरा एक लूप है, नीचे वाला गायब है। तो अब एक है जिसका मतलब इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पूरा एक है मोनोथीकस, मतलब उसमें डाई था तो मोनो मतलब एक, तो ये कहलाएगा डाई मोनोथीकस और बाई स्पोरेंजिएट, क्योंकि 2 स्पोरेंजिएट हो गया और क्या हो गया, एक लूप हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे मोनोथीकस बाई स्पोरेंजिएट। और ये पाया जाता है देखिए फैमिली मालवेसी फैमिली में। मालवेसी समझते हैं कि क्या क्या आता है मालवेसी में, अरे वो जो कॉटन है ना, लेडी फिंगर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, भिंडी, ओकरा, वो सब उसमें आते हैं मालवेसी फैमिली में। तो इसमें मोनोथीकस बाई स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, बस में आ गई। तो ये हो गया एंथर का एक दूसरा लूप, इसको बोलते हैं यूनी लूप। किसी किसी में ना ये पूरा 2 लूप, ये एक लूप ना हो, ये लूप ही गायब हो जाता है, केवल एक माइक्रोस्पोरेंजिया रह जाता है, बस में आ रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एथीकस मोनोस्पोरेंजिएट। ए मतलब थीकस है ही नहीं, जो लूप है वो एब्सेंट है, तो लूप नहीं है तो एथीकस। और एक स्पोरेंज को क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरेंजिएट। ये एक प्लांट होता है आर्क्यूथोबियम, जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। आर्क्यूथोबियम ये टोटल स्टेम पैरासाइट, मतलब ये अपना फूड स्टेम के ऊपर ग्रो करके वहाँ से प्राप्त करता है, बस में आ गई। तो ये हो गया आपका एथीकस मोनोस्पोरेंजिएट, या पाएगा आर्क्यूथोबियम और टोटल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंथर के लूप के बारे में। अब हम लोग आगे चलें। देखिए अब जानते हैं क्या कि ये जो एंथर यहाँ पे था ये वाला, इसको हम लोग ये बीच से कट किया तो कुछ ऐसा दिखा, ठीक है, ये ऐसा लूप। अब जानते हैं इसी के अंदर यहाँ 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 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमीट, इसी के अंदर किसका, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होएगा, है ना।
तो अब इसके अंदर जो ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो जैसे यहाँ पे होगा वैसे यहाँ होगा, वैसे यहाँ होगा, वैसे यहाँ होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इतना वाला एक पार्ट है इसको बाहर निकालेंगे, इसके अंदर इसको जूम करेंगे और उसको देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो जो अगर हम लोग सारी बात को समझ जाएंगे कि पहले इसकी सारा लेयर और उसके बाद इसके अंदर क्या क्या होता है, वो कैसे बनता है, तो हम लोग ये बात हमारी बन जाएगी कि हम लोग इसको समझ गए हैं। बात समझ गए? तो ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली ये एक प्रकार का एंथर का एक वो है, मतलब एक चैम्बर है ना। जो ये लूप था इसका एक चैम्बर है, तो एक चैम्बर को हम लोग पढ़ लेंगे तो जैसे इसमें होगा वैसे इसमें होगा। बस समझ आ रही है? अब देखिए यहाँ पे ये उसी चैम्बर को ये कट करके इतना बड़ा सा दिखाया गया है। ऐसे मान लो इसको देखेंगे तो इसके इधर भी ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा और ये ऐसा। तो हम एक को ये बड़ा कर दिए, है ना, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ पाया जा रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखिए एक्चुअली ये एक प्रकार का इसको हम लोग जो एक को बड़ा केस बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो चाहे ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, चौथा होगा, तो इसको समझेंगे। तो देखिए इसमें ना ये जो सबसे बाहर की लेयर है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। बस समझ गए? समझ पा रहे हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? एंथर को बीच से कट कर दिए हैं और उसको अब हम पूरा क्रम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? एपिडर्मिस। और उसके बाद देखिए ये जो वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऐसा ऐसा, दूसरे कलर्स कर दें, ये वाला है ना, ये पूरा, तो ये कहलाएगा इंडोथीसियम, है ना। उसके नीचे फिर देखिए ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाले स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे ऐसे। तो ये कहलाएगा मिडिल लेयर, ठीक है। और उसके बाद फिर एक ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ऐसा ऐसा, है ना। तो ये कहलाएगा टैपिटम, ठीक है। उसके बाद इस टैपिटम के अंदर देखिए यहाँ पे ये सब ये कुछ पॉइंट बने हुए हैं, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे पाया जाएगा आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको हम लोग बोलेंगे पोलन मदर सेल, और इसी को बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में MMC, या इसी को बोल सकते हैं PMC। बात समझ गए? अब यही PMC आगे चल के पोलन ग्रेन बनाएगा, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल के पोलन ग्रेन बनाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेल गैमीट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यही मेल गैमीट बनाएगा। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे भी कुछ और सेल होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। कुछ यहाँ पे सेल पाई जाएंगी, इसको बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू से ही आगे चल के ये क्या बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, फिर आगे चल के क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन बनाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग किसको कट किए हैं? एंथर को। अब अच्छा, जैसा यहाँ पे होगा वैसा ही तो यहाँ पे होगा, वैसा यहाँ पे होगा, तो कोई मतलब है नहीं उसको समझने का। बस अगर हम लोग इसको समझ लिए तो इसी तरह से यहाँ पे होगा। अब इसकी प्रोसीजर समझेंगे। अब हम लोग ये थोड़ा समझेंगे कि इसके अंदर जो पोलन ग्रेन बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझने का प्रयास करें उसको। चल देखिए, तो अच्छा इससे पहले एक बात समझ लीजिए आप कि जब कोई भी सेल नई डेवलप होती है तो पहले ना एक जर्नल सेल रहती है। जर्नल सेल मतलब ये होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आज फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसका मतलब क्या बनेगा कि ये दोनों गैमीट दोनों मिल गए, तो यहाँ जाइगोट बन गया है। क्या बन गया है? जाइगोट। अच्छा, ये जाइगोट देखने में तो इसको समझ ऐसे आएगा नहीं कि ये जाइगोट है, कि किसका जाइगोट है, कि ह्यूमन का है, कि काऊ का है, कि डॉग का है, किसका है, कोई समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। लेकिन है तो ये भी एक सेल। जब ये बन जाएगी कंप्लीट तब हम समझाएंगे अच्छा ये ह्यूमन का जाइगोट था। ऐसा होता है ना। इसका मतलब ये अभी जर्नल सेल है, अभी इसका कोई फेथ डिसाइड नहीं है। जैसे कि अभी जब बच्चे क्लास पढ़ते हैं, जब क्लास 1 2 3 4 में रहते हैं, तो अभी थोड़ी डिसाइड होता है कि आगे डॉक्टर बनेगा, कि इंजीनियर बनेगा, कि
IAS बनेगा, पीसी क्या बनेगा, कोई डिसाइड नहीं रहता है। जैसे जैसे क्लास ऊपर चली जाती है बीच में कैटेगराइजेशन होता जाता है ना। जैसे 9th में गए तो 2 स्ट्रीम बन गई, एक साइंस स्ट्रीम, एक आर्ट वाली स्ट्रीम। फिर 11th 12th में गए तो एक बायोलॉजी वाला स्ट्रीम, एक मैथ वाला स्ट्रीम, ऐसा बन जाता है। तो इसका मतलब यह है कि मैथ वाले इंजीनियर तक जाएंगे, बायोलॉजी वाले किधर जाएंगे, मेडिकल तरफ जाएंगे। ऐसा इसी तरह से जैसे जैसे ग्रोथ होता जाता है उसका फेथ डिसाइड होता चला जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं तो नॉर्मल सेल से आया होगा। पहले इसको जब बना होगा तो कहीं ना कहीं नॉर्मल सेल रही होगी। फिर जब बनना शुरू हुआ तो कुछ ना उसका चेंज हुआ, कुछ डिवीजन हुआ, उसके बाद से ये ऐसा सेल बना होगा। तो वही डिवीजन को ये समझते हैं, तो मतलब इसके अंदर समझते हैं कि इस एंथर का डेवलपमेंट, ये जो पूरा एंथर है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना, वो कहाँ से बन के आया। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा दिखाया है ना, तो यहाँ बड़े ना दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखेगा। और हम इसको लिखते चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग अब ये जो एंथर है उसका थोड़ा डेवलपमेंट समझेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर कैसे हो रहा है। तो आप ऐसा समझिए ना कि शुरू में मान लीजिए कि एक सेल थी ऐसे, अब ये सेल को कोई भी आता पता नहीं कि क्या बनने वाली है। तो इस सेल को, जो ये सेल थी ना, इसको हम लोग बोल दें कि ये एक अनडिफरेंशिएटेड एंथर है। मतलब ये एंथर बनेगा लेकिन अभी हमको डिसाइडेड नहीं है। तो अचानक से इस सेल में कुछ डिवीजन हुआ है ना। जब इस सेल में डिवीजन हुआ तो देखिए यहाँ पे ये सेल में डिवीजन हुआ तो एक सेल का इसमें 2 पार्ट बन गया। एक बन गया एपिडर्मिस और दूसरा बन गया मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। यहाँ याद करिए, वहाँ भी याद है पैरेन्काइमा। अब ये क्या है, टिश्यू है। तो मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल बन गया। अब ये पैरेन्काइमेटस सेल आगे चल के थोड़ा सा और मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, और उसके बाद ये बन गया माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल। ठीक है। अब जानते हैं इसमें हुआ एक डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग माइटोसिस, है ना। अब इसमें हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन, मतलब इसको माइटोसिस हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, माइटोसिस। तो ये डिवीजन होने के बाद ना इस सेल में 2 टाइप की सेल बन गई। एक बन गई प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और दूसरी जो बनी वो बन गई प्राइमरी पेराइटल सेल। बात समझ आ रहा है। एंथर का जो ये पहली एक सेल थी जिसको हम लोग पता नहीं था क्या बनने वाला है, अचानक से डिवाइड हो गई, और डिवाइड होने के बाद ये क्या बन गया, 2 पार्ट। एक बन गया एपिडर्मिस कहलाया और एक बन गया मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। अब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद ये इसमें एक बार पेरिक्लाइनल डिवीजन अर्थात माइटोसिस हुआ और ये 2 सेल बन गई। एक बन गई प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी बन गई प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। बात समझ आ गई। अब देखिए, अब जानते हैं ये जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल थी ये आगे इनमें और थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, सेल का साइज बड़ा हुआ, और सेल का साइज बड़ा होने के बाद ये बन गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग बोले MMC। याद करिए यहाँ पे था वो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल था, है ना। तो ये यहाँ पे बन गया, तो ये बन गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जानते हैं इसके बाद इसमें ना होगा रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस। अब जब इसमें मियोसिस होगा तब बन जाएगा माइक्रोस्पोर या बोलेंगे पोलन ग्रेन। बात समझ आ गई। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बना और इसमें रिडक्शन डिवीजन क्या बन गया, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। ठीक है। अच्छा, एक कहानी इसकी बनी है, अभी बची है। ये आगे डिवाइड होकर इसमें एक बार फिर से माइटोसिस हुआ तो इसमें 2 सेल बन गई। एक बनी आउटर सेकेंडरी पेराइटल सेल और दूसरी बन गई इनर सेकेंडरी पेराइटल सेल। यहाँ क्या था, प्राइमरी पेराइटल सेल डिवाइड हुआ, आउटर और इनर, है ना। अब देखिए जो इनर है वो आगे चल के क्या बनाया, टैपिटम बनाया। पहले टैपिटल सेल फिर टैपिटम, और दूसरी वाला क्या बना दिया, मिडिल लेयर। और इधर जो डिवाइड हुआ ये कुछ मिडिल लेयर भी बनाई और बना दिया इंडोथीसियम। अब याद करिए यहाँ पे क्या था, सब था ना, ये एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, चारों लेयर थी। तो ये चारों लेयर कहाँ से बनी, ये समझ आ गया। ये टैपिटम बना गया, ये मिडिल लेयर दोनों बना दी, मिडिल लेयर में यही मिली, यही दोनों मिलकर बनी, और इंडोथीसियम और बाहर वाली एपिडर्मिस यहीं से बन गई थी। तो पहले एपिडर्मिस यहाँ बनी,
फिर ये एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, और ये बनाया गया आगे चल के पोलन ग्रेन। बात समझ में आ गया। अब देखिए मेन बात ये आती है, समझना ये है कि यहाँ पे जो डिवीजन हो रहे हैं हर जगह पे माइटोसिस हो रहा है, इसको हम लोग पेरिक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं। लेकिन मेयोसिस कहाँ हुआ? यहाँ पे, जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जब पोलन ग्रेन बना तभी क्या हुआ? मेयोसिस। उसके पहले क्या हो रहा था? माइटोसिस। तो इस तरह से हमारा ये एक कंप्लीट एंथर का डेवलपमेंट हो गया। बस में आ गई। तो हम लोग इसमें ये कंप्लीट एंथर बना लिए। अब जानते हैं, एक बात और समझना है कि अब हम लोग इसको अगले क्लास में समझेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बना है, इसको हम लोग बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने पर क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बात समझ आ गई। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को और डिटेल में थोड़ा समझना कि ये सेल कैसे बनती है। अब ये तो पूरा एक आउटलाइन समझा गया एंथर का। अब हम लोग इसके बाद वाली, अब अगली क्लास जब होगी तो हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये बात आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। हम लोग कहाँ से चले थे? यहाँ से चले थे। एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर दे रहे हैं, है ना। ये हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। उसके बाद फिर क्या? अब ये सब का अपना लाइफ स्पैन होता है ना, क्योंकि इस वजह से, और उसमें दो पार्ट होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। उसके बाद ये 3 स्टेजेज हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो इसके था फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, गैमेटोजेनेसिस, और इसमें इंसेमिनेशन और ट्रांसफर ऑफ मतलब पोलिनेशन। और ये फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फ्रॉग में और ह्यूमन में, है ना। और उसके बाद ये जाइगोट जब बन जाता है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। अब इसका हम लोग एक फ्लावर का डिस्कशन किए, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट जो होता है क्या होता है? फ्लावर। तो ये फ्लावर का पूरा डायग्राम बारे में समझे, और उसके बाद इसमें क्या किए, ये यहाँ समझना शुरू किए। ये जो होता है फ्लावर क्या है, इसे कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। और उसके बाद फिर क्या होगा? ये कैलेक्स, इसके पार्ट अगर यूनिट है तो गैमो से प्लस, फ्री है तो पॉली से प्लस, ठीक है। और इसके बाद अगर ये हो गया कोरोला, गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस, ठीक। अब उसके बाद ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं एंड्रोसियम को। ये इसमें 3 पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट, ठीक है। और ये मिस में क्या है? ये पैरेन्काइमेटस होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आइए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल को बोलते हैं, है ना। ये इसकी यूनिट को, इसका स्ट्रक्चर है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। हम लोग फिर मेल वाला पार्ट को डिटेल में पढ़ना शुरू किए थे, तो इसको कट करेंगे तो इसमें हमको ऐसा कुछ लूप दिखेगा। तो ये था बाई लूप टेट्राथीकस, तो डाईथीकस टेट्रास्पोरेंजेट बोला गया था। ये मोस्ट कॉमन था, है ना, सब में लगभग यही पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा? ये एंथर लूप अगर एक ही लूप है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोथीकस बाइस्पोरेंजेट, किसमें? मालवेसी फैमिली में पाया गया था। और ये वाला क्या होगा? इन माइक्रोस्पोरेंजिया अगर एथीकस मोनोस्पोरेंजेट होगा, किसी में एक भी लूप नहीं होगा इसमें, तो किस में पाया जाता है? आर्किथोबियम में, ठीक है। फिर हम लोग इसको कट किए थे, कट करके ने देखा तो हमको ये चीज़ मिला, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, माइक्रोस्पोर, ठीक। अब इसके बाद ये पढ़ा गया हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अरे सॉरी, पहले एंथर का डेवलपमेंट, ऐसे डेवलपमेंट हुआ। फिर उसको हम लोग देखे कि ये सब चीज़ें हमको देखने को मिली, और ये जब चीज़ देखने को मिली तो हम लोग उसको ये समझे कि एंथर का डेवलपमेंट हमारा ऐसे हो गया, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम लोग आज की क्लास में लगभग इतना बात समझ लिए हैं। अब जब हम लोग अगली क्लास हम लोग की होएगी तो हम लोग पहले थोड़ा सा ये समझेंगे यहाँ पे कि ये जो अलग अलग एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, इनको कुछ फंक्शन, कुछ टैपिटम के फंक्शन, है ना, क्या काम करते हैं ये सब। जैसे टैपिटम न्यूट्रिशन देने का काम करता है, इस बारे में थोड़ा समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बात समझ आ गई? इतना बात समझा, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? तो अब जब हम लोग क्लास करेंगे तो आप जैसा लगेगा अपने हिसाब से आप उसको नोट करते चलिएगा।
ठीक है, बाकी चीज़ें मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए उसको बंद कर दीजिए बस।